हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ बेहद ही सच्ची, रोमांचक, डरावनी कहानियाँ, जिन्हें सुन के आपका कई बार मन ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि क्या वाकई में सिर्फ इंसान ही इस धरती पे रहते हैं या फिर हमारे अलावा भी कई और ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अब आज की स्टोरीज़ पे आता हूँ। उससे पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आपके पास भी कोई स्टोरीज़ हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे अपनी स्टोरीज़ बता सकते हैं। मुझे आपकी स्टोरीज़ लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो भी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली कहानी एक वेयरवुल्फ के बारे में होगी। ये कहानी मैंने एक इंटरनेट से एक वेबसाइट से पढ़ ली है। ये घटना मुझे काफ़ी जेन्युइन लगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे आपको बताना सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कहानी को सीधा शुरू करता हूँ। आज मेरा 70वां जन्मदिन मनाया गया। ज़िंदगी में अब बस एक ही इच्छा बाकी रह गई थी कि पिछले 35 सालों से चल रहे मुकदमे के फ़ैसले का, जिसका फ़ैसला आज कोर्ट में सुनाया जाना था। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो ज़मीन जिसे मेरे पति ने बड़ी मेहनत से खरीदी थी, हमसे छीन ली गई। हेनरी ने जंगल के बीचों बीच 50 एकड़ में फैली उस जगह के एक हिस्से में एक बेहद ही आलीशान मकान हमारे रहने के लिए बनवाया था। घोड़ों के लिए एक अलग अस्तबल के साथ गायों के रहने के लिए एक अलग गौशाला। जंगल के बीचों बीच होने के कारण कई बार जंगली जानवरों के साथ हमारा आमना सामना हो जाता था। कटीले तारों की बाड़ लगी होने के बावजूद वो अंदर घुस जाकर मुर्गियों को उनके दड़बों से उठाकर ले जाते थे। हेनरी के साथ मेरी शादी हमारे पैतृक निवास में हुई थी और शादी के फ़ौरन बाद हम दोनों यहाँ आकर रहने लगे थे। हर रोज़ सुबह शाम मैं अपने पति की बाहों में बाहें डालकर मैं जंगल में घूमती रहती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं आ पाती थी। यहीं पर हमें वो मिला था। उस समय 6 या 7 साल की उम्र ही होगी। हेनरी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस बच्चे को उस भयानक से जानवर से बचाया था। उस जानवर ने बच्चे के शरीर को जगह जगह से अपने दांतों से काटा हुआ था। हेनरी फ़ौरन उसे शहर के अस्पताल में ले गए थे। वहीं उसका इलाज करवाया और जब वो ठीक हो गया तो हेनरी उसे अपने ही घर ले आए और उसका नाम उन्होंने पीटर रख दिया। उसके लाल रंग के बाल, नीली आंखें, चौड़ा माथा, तीखे नैन नक्श मेरे अंदर ममता जगाते थे। उस दिन के बाद जब भी हेनरी जंगल में जाते थे, अपनी गन हमेशा अपने पास रखते थे। मैं उनकी इस आदत पर कितनी बार भी हंसी हुई थी। हेनरी, गन घर पर छोड़ दिया करो, हम कौन सा जंगल के बीच जा रहे हैं, अपनी सीमा में ही तो रहते हैं। कमर में बंधी लेदर की बेल्ट के होस्टलर में गन रखना अब उनका पैशन बन चुका था। जंगल से लौटते वक्त उनके हाथ में अक्सर तीतर बटैर होते थे। सुनसान जंगल में जब भी उनकी गन की आवाज़ गूंजती थी, मैं समझ जाती थी कोई तो आज उनकी गन का शिकार हुआ है। कुछ सालों के बाद मेरी गोद में एक नन्ही सी परी आ गई। हम दोनों का सारा ध्यान बस अपनी बच्ची में लग गया। हेनरी का भी बाहर जाना कम हो गया था। सारा समय वो अपनी प्रिंसेस के साथ बिताया करते थे। जेनिफर 5 साल की हो चुकी थी। मेरा सारा समय दोनों बच्चों की देखभाल में ही बीतने लगा। जेनिफर और पीटर सारा दिन एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। मैंने हेनरी को अपने मन की बात बताई। भगवान ने एक बेटी दे दी है, मैं पीटर को भी गोद लेना चाहती हूँ। मेरे इस फैसले से हेनरी बहुत खुश हुए। हमने वकील से मिलकर सारी बातचीत कर ली और उससे ज़रूरी कागजात तैयार करने के लिए कह दिया। उस दिन हेनरी इसी वजह से शहर गए हुए थे, तो घर लौटने में रात तो होनी तय ही थी। उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। घर में इतनी लकड़ियाँ नहीं थी कि रात भर का काम चल सके। पीटर कुल्हाड़ी उठाकर जंगल से लकड़ियाँ तोड़ने चला गया। मैं जेनिफर को सुलाकर बाहर आ गई। पीटर को जंगल में गए काफ़ी समय हो चुका था। अब मुझे उसकी चिंता हो रही थी। आसमान में चांद अपने पूर्ण निखार पर था। ठंड की वजह से चारों तरफ कुहासी सी छाई हुई थी। हवा की सरसराहट भी मेरी धड़कन बढ़ा रही थी। खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। जब मुझे डर लग रहा है तो उस मासूम बच्चे की क्या हालत होगी। चांद की रोशनी का सहारा लेते हुए मैं जंगल में आगे बढ़ रही थी। सुनसान रात में दूर से ही सियार, चीतल, चमगादड़ों की आती आवाज़ें बहुत ही भयानक लग रही थी। इतनी ठंड में भी मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। कुछ ही दूरी पर 2 आकृतियां मुझे नजर आई।
पेड़ की ओट से मैं उन पर नज़र रखने लगी। एक भेड़िया काफ़ी बड़े आकार का था। नहीं, वो कुछ और ही लग रहा था, भेड़िए से भी कुछ ज़्यादा ही ऊंचा। दोनों भेड़िए चांद की तरफ मुंह करके अपनी आवाज़ निकाल रहे थे, वही आवाज़ जिसे सुन के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और उसी समय चांद को बादलों ने ढक लिया। जब कुछ देर बाद चांद बादलों की ओट से बाहर निकला, भेड़िए की जगह अब वहाँ पे पीटर खड़ा था और भेड़िए से गले मिल रहा था। उसने पास रखी लकड़ियों के गट्ठर को उठाया और घर की ओर चल दिया। मैंने अपने मुंह पर कसकर हाथ रख लिया, कहीं मेरी चीख न निकल जाए। मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि मैं उसकी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैं उससे पहले घर पहुँचना चाहती थी। जेनिफर घर में अकेली सो रही थी। मैं जल्दी से घर पहुंचकर जेनिफर के पास जाकर उसे देखने लगी। वो बिना किसी खौफ के अपने पलंग पर सो रही थी। पीटर भी थोड़ी देर के बाद घर पहुंच गया। उसने मुझे आवाज़ लगाई, मिसेस जेम्स, मैं लकड़ियाँ ले आया हूँ। ठीक है, रख दो और तुम भी जाकर सो जाओ। एक बार जेनिफर को देखना चाहता हूँ, ऊपर आ जाऊँ? नहीं, वो सो रही है, अब तुम भी जाकर सो जाओ। उसको देखे बिना तो मैं कभी नहीं सोया मिसेस जेम्स। कोई बात नहीं, कल सुबह देख लेना। तुम अभी जंगल से आए हो, तुम्हारे कपड़े भी गंदे होंगे। मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल कर सो जाओ, जैसा आप कहें। कहकर वो भी अपने कमरे में चला गया। उससे इस तरह बात करने से मुझे खुद को भी तकलीफ़ हो रही थी। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं उससे पहले जैसे बात कर पा रही हूँ? मैं हेनरी को क्या कहूँगी? हम तो पीटर को गोद लेने का सोच रहे थे, पर पर वो तो एक वेयरवुल्फ है। मैं क्या एक वेयरवुल्फ को अपना सरनेम दूंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो हमारे ख़ानदान का एक हिस्सा नहीं बन सकता। और कुछ सोचते हुए मैंने अपना मन पक्का कर लिया। मेरी पूरी रात कमरे में चहलकदमी करते हुए बीत गई। अगले दिन सुबह पहले जैसी नहीं थी। मैंने पीटर को जेनिफर के पास जाने से मना कर दिया था। मैं पहले हेनरी से बात करना चाहती थी। पीटर घर पर ना रहकर बाहर अस्तबल के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं बाहर मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करने गई तो वहाँ खड़ा वो रो रहा था। उसे रोते देख मेरा मन पसीज गया। उसके पास जाकर मैंने उसे गले लगा लिया। मैं इतनी निष्ठुर कैसे हो गई? अगर कल मैं कुछ नहीं देखती तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैंने किताबों से उसके बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की। कुछ बातें दिल दहला देने वाली थी। अगर इंसान का खून इनके मुंह लग जाता है तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाते हैं। इसके बावजूद मैंने सोच लिया कि मैं हेनरी को कुछ नहीं बताऊंगी। दोपहर तक हेनरी घर पर आ गए। उनके हिसाब से बस कुछ ही फॉर्मेलिटीज़ बची थी और वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। वो थके हुए थे, फिर भी कुछ समय दोनों बच्चों के साथ बिताकर अपनी स्टडी में चले गए। पीटर के व्यवहार में मैंने किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं देखा, फिर भी मेरी निगाहें हर वक्त उस पर ही रहती थी। मैं किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करना चाहती थी। 1 महीने के बाद हेनरी को फिर से शहर जाना था। पीटर को गोद लेने और जायदाद में उसकी हिस्सेदारी को लेकर कुछ अड़चनें आ रही थी, इसीलिए वो 2 दिन पहले ही शहर के लिए रवाना हो गए थे। आज एक बार फिर से पूर्णिमा की रात थी। मेरी नज़र शाम से ही पीटर के ऊपर थी। मैं देख रही थी सूरज ढलते ढलते उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ काम का बहाना बनाकर वो घर से बाहर निकल गया। जंगल के भीतर से भेड़ियों के गुर्राने की आवाज़ें आ रही थीं। आज से पहले मैंने एक साथ इतनी सारी आवाज़ें कभी नहीं सुनी थी, या ये भी कह सकती हूँ कि मैंने पहले कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। जंगल है तो जंगली जानवरों की आवाज़ तो सुनाई देंगी ही। उधर हेनरी अपने वकील जॉन को साथ लेकर घर वापस लौट रहे थे। जॉन ने पीटर से कुछ ज़रूरी कागजात पर साइन करवाने थे और रात हमारे साथ बिताकर सुबह सुबह वापस शहर जाकर कोर्ट में पेपर उसी दिन जमा करवाने थे। आज कितना बड़ा खतरा उनके सामने आने वाला है, हम में से कोई नहीं जानता था। हेनरी अपनी कार आराम से चलाते हुए आ रहे थे। जंगल के बीच सड़क पर उनकी कार के सामने भेड़ियों के झुंड आकर खड़े हो गए। काफ़ी बार हॉर्न बजाने के बाद भी जब वो नहीं हटे तो हेनरी ने अपनी गन से उन पर गोलियां चला दी। 1-2 भेड़िए गोली लगने से मर भी गए, बाकी इधर उधर भागने लगे। सिर्फ एक सबसे बड़ा भेड़िया वहाँ से नहीं हटा और उसने कार पर ही हमला बोल दिया। उसकी ताकत का अंदाज़ा शायद हेनरी को भी नहीं था। उसने कार को इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि कार पलट गई। हेनरी और जॉन कार से निकलने की कोशिश करने लगे। इधर गोलियों की आवाज़ सुनते ही पीटर जंगल की ओर भागा और भागते भागते वो भी एक भेड़िए के रूप में आ गया।
उसको ऐसे भागते देख किसी अनहोनी की आशंका से मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। मुझे अपने पीछे आते देख वो मुड़कर घुर्राने लगा। मैं एकदम से ठिठक गई, पर अगले ही पल बिना समय गंवाए वो जंगल में अंदर लुप्त हो गया। मुझे हैंडी और जॉन की चिंता हो रही थी। मैं अंदाजे से सड़क के किनारे किनारे चलने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे हेनरी की कार की हेडलाइट्स दिखाई दी। हेडलाइट की रोशनी में ही मैंने देखा कि एक भेड़िया हेनरी के ऊपर आक्रमण कर रहा था। वहीं पास ही जॉन का लहूलुहान शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था। जिसे भेड़िए ने हेनरी को पकड़ा हुआ था, उस पर एक दूसरे भेड़िए ने आक्रमण कर दिया। वो हेनरी को छोड़कर आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ गए। दोनों ही बहुत ताकतवर थे। लड़ाई करते हुए गुर्राने की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंज रही थी। पूरे आधे घंटे तक उनकी लड़ाई चलती रही। दोनों के शरीरों से खून बह रहा था। आखिर एक भेड़िए ने दम तोड़ दिया और दूसरा चांद की ओर देखकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। हेनरी जॉन के शरीर ज़मीन पर लहूलुहान पड़े हुए थे। मैं समझ चुकी थी कि पीटर ने हेनरी को बचाने के लिए अपने ही साथी को मार दिया है। मेरे कदमों की आहट सुनते ही वो वहाँ से भाग गया। मैं भागकर उन दोनों के पास गई। हेनरी और जॉन दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उन दोनों की मौत की जिम्मेदार मैं थी। मुझे हेनरी को सब कुछ पहले से ही बता देना चाहिए था, पर मेरी ममता बीच में आ गई। पीटर ने भी अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया था, पर वो अपने हेनरी की जान नहीं बचा सका। उस दिन की घटना के बाद पीटर को मैंने कितने दिनों तक नहीं देखा। शायद वो मुझसे नज़रें मिला ही नहीं पा रहा था, या कुछ और वजह होगी जो मैं नहीं जानती हूँ। हेनरी और जॉन की मौत के बाद हर पूर्णिमा के रोज़ जंगल में किसी न किसी इंसान की शक्त विषक्त लाश मिलने लगी। पुलिस की बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं जान पाए कि ये काम कौन कर रहा है। इस पूरे जंगल को सरकार ने हॉन्टेड घोषित कर दिया और मुझे अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ा। जिस दिन हम घर छोड़कर जा रहे थे, उस दिन पीटर मुझसे मिलने आया था। वो मेरे गले लगकर सुबक सुबक कर रो रहा था। जेनिफर भी उसे इतने दिनों के बाद देखकर रोने लगी। मैंने उसे बस इतना ही कहा, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, तुम साथ चलोगे? लेकिन उसने मना कर दिया। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। शायद मैं सिर्फ जंगल के लिए ही बना हूँ। जेनिफर के लिए वो जंगली सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था। उसे देते हुए बोला, मुझे भूल तो नहीं जाओगी? नहीं, कभी नहीं। मैं फिर से तुमसे मिलने आऊँगी। मैं अपने पिता के घर वापस लौट आई, पर पीटर को मैं कभी नहीं भूली। एक बार दरवाजे पर डोरबेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में कोर्ट के फैसले के पेपर थे। मुझे उन पेपरों को पकड़ाकर वो चला गया। कुर्सी पर बैठकर मैं कोर्ट के फैसले को पढ़ने लगी। हम मुकदमा जीत गए थे। हमारा घर, हमारा जंगल हमें वापस मिल गया था। मैं ये भी जानती थी कि ये सब कैसे संभव हुआ। पीटर के जंगल में रुकने के बाद किसी भी आदमी की मौत की खबर नहीं आई। पीटर अब उस जंगल का रखवाला बन चुका था। पूर्णिमा के दिन वो खुद को जंगल की एक गुफा में छुपा लेता था ताकि चांद की चांदनी उस तक नहीं पहुंच सके। मैंने जेनिफर को फ़ोन मिलाया और उसे कोर्ट के फैसले के बारे में सब बता दिया। हम दोनों घर वापसी की तैयारी करने लगे। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें पीछे छूटती जा रही थी और हम अपनी दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। यहाँ कुछ भी बदला हुआ नहीं था, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। पीटर ने हमारी कार को जंगल के अंदर आते हुए देख लिया था। हमसे पहले ही वो घर के बाहर खड़ा था। हमें देखते ही आगे बढ़कर उसने कार का दरवाज़ा खोला और बोला, वेलकम मिसेस जेम्स। हेलो पीटर, कैसे हो? पीछे से आवाज़ आई, हेलो पीटर। उसने मुड़कर देखा। जेनिफर, तुम कितनी बड़ी हो गई हो? मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम भी तो खुद को देखो, बालों में अभी से सफ़ेदी झलक रही है। कोई हमारा परिचय करवाएगा? ये कौन बोल रहा है? मैं हूँ हेनरी। पीटर, ये मेरा बेटा हेनरी है, जेनिफर ने कहा। उसके बाद से हमारी ज़िंदगी पहले ऐसे ही लगभग नॉर्मल सी ही हो गई, लेकिन कभी भी मैं इस बड़ी दुर्घटना को भूल नहीं सकती। ये घटना आप में से ज़्यादातर लोगों को तो सिर्फ एक कोरी बकवास लगेगी, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरे साथ ये घटी है और मुझे पता है, तो मुझे इससे ज़्यादा साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की तरफ। ये घटना छत्तीसगढ़ में घटी थी और ये घटना भी एक यूज़र ने इंटरनेट पे पोस्ट की है। तो चलिए अब उस घटना को मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना शुरू करता हूँ। कई लोग कहते हैं
कि अपना विशेष देव पितरों से संबंधित अनुभव किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, ऐसी घटनाओं पर ज़्यादातर लोग तो विश्वास करते ही नहीं हैं, और दूसरा, प्रकृति के रहस्यों को गुप्त ना रखने पर भविष्य में कुछ अनिष्ट होने की आशंका रहती है। यदि कोई दिव्य या अलौकिक अनुभव लोक मंगलकारी है अथवा हो सकता है, तब उसे प्रकट करने में कोई हानि नहीं। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1998 की है। तब मेरी पोस्टिंग हसदेव बागो परियोजना की सिंचाई कॉलोनी स्थित विद्यालय में थी। मुझे रहने के लिए सिंचाई विभाग का मकान मिला हुआ था। मेरे निवास के दाईं ओर सिर्फ 4 मकान, 3 एच टाइप के और एक जी टाइप का था। उसके आगे छोटी सी सड़क और सड़क के उस पार जंगल। जंगल के शुरुआती सिरे हमारे निवास के दाएं पिछले कोने में बहुत पुराना शमशान था, जिसका उपयोग दूर दराज के गांवों तथा नगरों में रहने वाले कर्मचारी अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार हेतु करते थे। जंगल से आगे बांगो बांध का जल भराव क्षेत्र है। मेरे मकान के सामने व बाईं ओर मकान हुए थे, जिनमें सिंचाई तथा अन्य विभागों में कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी रहते थे। उस वर्ष अनंत चतुर्दशी 24 सितंबर को थी। अनंत चतुर्दशी 10 दिवसीय गणेश उत्सव का अंतिम दिन होता है। इस दिन घरों तथा गणेश पंडालों में हवन पूजन और विसर्जन की धूम रहती है। देवता की विदाई चतुर्दशी को की जाती है, किंतु मूर्ति विसर्जन का कार्य श्रद्धालु अपनी सहूलियत से तथा बाजे गाजे के तथा धूम धड़ाके के साथ करते थे। कॉलोनी के गणेश पंडाल में दिन में होम हवन संपन्न हुआ और रात में छत्तीसगढ़ी नाच का आयोजन था। दोनों बच्चे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोर होने लगे थे, तो हम जल्दी ही घर को लौट आए थे। रात में बड़े ही अजीब सा शोर सुन के मेरी नींद खुल गई। लगा कि मानो कम से कम 50-60 आदमी एक साथ बातें करते हुए इधर ही आ रहे हैं। बातचीत की आवाज़ें उत्तरोत्तर तेज तेज होती जा रही थी। मुझे ये जानने की उत्सुकता हुई कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की तेज आवाज़ एक साथ आ रही है। मैंने सिरहाने में रखी टॉर्च को लेकर उठने को हुआ ही था कि तभी मेरी श्रीमती जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। धीरे धीरे से बोली कि चुपचाप लेटे रहिए। वे लोग जंगल की ओर से कॉलोनी में प्रवेश करने लगे। जब मेरे घर के सामने से वो लोग गुजर रहे थे तो मेरे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। वातावरण एकदम भारी सा हो गया। हवा भी मानो ठहर सी गई हो। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस भीड़ के द्वारा बोली जा रही एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी, ना तो मेरे और ना ही मेरी पत्नी के। वो बस ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या शोर हो रहा था। बच्चे जाग ना जाए इसके लिए उसने पल्लवी के कानों को हथेली से ढक लिया था। हिमांशु कुछ बेचैन हुआ, लेकिन वो जागा नहीं। दुख और विपत्ति के समय में देवी देवताओं का ही सहारा होता है। मैंने भी मन ही मन में माँ को याद करना शुरू कर दिया। आदिशक्ति माता प्रदेश में आपका ही संबल है और आप ही रक्षा करने वाली हो। माता के स्मरण से ही डर कुछ कम सा होने लगा। मैंने अपनी पत्नी जी को देखा तो उनका चेहरा डर से बिल्कुल सफ़ेद सा हो गया था। 2-2.5 मिनट का वो समय बहुत ही ज़्यादा लंबा लग रहा था। धीरे धीरे वो आवाज़ें कम होती चली गई। वे लोग जो भी थे कॉलोनी में आ चुके थे या फिर और आगे जा चुके थे। जब शरीर, मन और बुद्धि तीनों की हालत थोड़ी सुधरी, तब मैंने घड़ी की ओर देखा। उस समय रात के 3 बजने वाले थे। हम दोनों पति पत्नी अवाक थे। नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। मन में यही ख्याल था कि वो लोग कौन थे जिनकी बातचीत की आवाज़ें हमने सुनी हैं। जैसे तैसे करके वो रात बीत गई। दूसरे दिन कॉलोनी में गणेश विसर्जन की धूम रही। अड़ोस पड़ोस में रात की घटना से संबंधित कोई हलचल नहीं दिखी और उस संबंध में कोई भी चर्चा नहीं थी। इसका तात्पर्य यह था कि जो विचित्र आवाज़ें हमने सुनी वो सिर्फ हमने ही सुनी थी, वह किसी और को सुनाई नहीं दी थी, और ये बहुत ही हैरानी की बात थी। अतः हमने इस संबंध में चुपचाप रहना ही उचित समझा। अगले 2-3 दिनों तक जब कुछ विशेष बात नहीं हुई, तब जाकर हमारा डर कुछ कम हो गया। धीरे धीरे दिन सामान्य तरीके से बीतने लगे। हम उस घटना को भूलने का प्रयास करने लगे।
लेकिन भूल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो घटना फिर से हो गई। वह 30 सितंबर तथा 1 अक्टूबर की दरमियानी रात थी। अचानक से मेरी नींद टूट गई। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस होने लगी। वातावरण में भारी और थोड़ा रहस्य सा छा चुका था। रात भर भौंकने वाले कुत्ते भी उस समय बिल्कुल शांत थे। रहस्यमय शोर दोबारा सुनाई देने लगा। इस बार आवाज़ें कॉलोनी की ओर से उठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो फिर से 50-60 लोग ऊंची आवाज़ में बात करते हुए जंगल की ओर जा रहे हैं। मेरी पत्नी भी जाग गई और होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का संकेत की। मैंने अपना सर हाँ में हिला दिया। धीरे धीरे वो आवाज़ें पास आती गई। हैरानी यह थी कि मैंने इस बार उन आवाज़ों में गुस्सा और खुशी को एकदम अच्छे से अनुभव किया होगा। कुछ लोग गुस्से में थे और कुछ शायद दुख में थे, जो शायद से हाय हाय बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। और कुछ लोग शायद जो खुश भी थे, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आनंद है, जैसा कुछ कह रहे थे। ये हो सकता है कि मेरा सिर्फ अनुमान हो, वास्तविकता तो मैं इसे नहीं कह सकता क्योंकि उन लोगों की बातचीत स्पष्ट नहीं थी। हैरानी की बात यह भी है कि मेरे को ये भी नहीं पता कि वो लोग इंसान ही थे या फिर कुछ और। जब वे हमारे घर के पास से गुजरे तब कोलाहल बहुत ही तेज हो गया। मेरी बिटिया पल्लवी तो नहीं जागी, लेकिन हिमांशु की नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गया। ये लोग कौन है पापा? उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने उसे तुरंत ही चुप रहने का इशारा कर दिया। तब वो 7 साल का बच्चा हो गया था। डर और समझदारी दोनों की वजह से उसने चुप्पी साध ली। धीरे धीरे वो आवाज़ें जंगल की ओर चली गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस रात पहली बार कुत्तों के भौंकने से राहत मिली। उस समय घड़ी रात के 3:30 बजा रही थी। हमारी बाकी की रात जागते हुए ही निकल गई। हम लोग उस मकान में साल 2001 तक 4 वर्ष और रहे, किंतु उस घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति नहीं हुई भी होगी तो हमें पता नहीं चला होगा। मुझे लगता है कि वो लोग या तो भूत प्रेत थे या फिर पितृगण थे। उस वर्ष पितृपक्ष शायद 16 सितंबर से आरंभ हुआ था, अतः संभव है कि अपने वंशजों के घर उनसे मिलने आए हों, जैसा कि हमारे समाज में मान्यताएं हैं। संभव है कि हमने 24 सितंबर को उन्हें आते हुए और 1 अक्टूबर को उन्हें पितृमोक्ष अमावस्या को उन्हें वापस जाते हुए देख लिया होगा, या फिर वह भूत प्रेतों की कोई लीला थी। वास्तविकता चाहे जो भी हो, पूरी कॉलोनी में उनके आने जाने को सिर्फ हम 3 लोगों ने ही महसूस किया और ये बेहद ही हैरानी की बात है। आज भी वह घटना यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसा संयोग से हुआ था या फिर इसके पीछे कोई कारण था। ये घटना आज भी रहस्य ही बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसी ही घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।